नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हुड़ा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था, यानी हुड़ा सम्मेलन बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए, राजपूत राजाओं की एकता कम करने के लिए, यह उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर अ, हुड़ा सम्मेलन है वो राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए बुलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर अ सही है। अगला प्रश्न, प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम्स बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर अ, वॉरेन हेस्टिंग्स, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा का संबंध है मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर स, झारखंड से, यानी बिरसा मुंडा का संबंध है वो झारखंड से है। अगला प्रश्न, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी, यानी न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, विवादों का निपटाना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अगला प्रश्न, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, यानी लोकसभा के अंदर सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ब, प्रधानमंत्री, यानी लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं उसके उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी, यानी जो नवीकरणीय जो संसाधन है, नवीकरणीय वो होते हैं जिसको हम नए बना सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है, यानी ऐसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। पुल, मशीन, सड़क, प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर द, प्राकृतिक गैस, ये मानवों ने नहीं बनाई है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है, यानी भारत सरकार ने राजस्थान की कौन सी जाति है जिसको आदिम जनजाति का दर्जा दिया है। बिल, ग्रासिया, मीणा, सहरिया। तो ऑप्शन नंबर द, सहरिया, राजस्थान की जो सहरिया जनजाति है उसे आदिम जनजाति कहा गया है। अगला प्रश्न, हाँ या ना में उत्तर दे। जो नवा प्रश्न है उसका उत्तर हमें हाँ या ना में देना है। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। यस, हाँ। लोग सामान्य रूप से श्रम जलवायु को पसंद करते हैं। नहीं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं। हाँ। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के लिए अवसर प्रदान नहीं करते हैं। नहीं। अगला प्रश्न, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है। तो न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार किसी का भी वेतन है वो एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए, यानी सरकार द्वारा एक निर्धारित वेतन होना चाहिए, 500 600 ऐसे। अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई दो कारण दीजिए, यानी जो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई दो कारण देने। संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों का बहुत सीमित होना, शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच का अभाव। अगला प्रश्न, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था, यानी 1857 में मेरठ छावनी के जो सिपाही थे उनको नए कारतूस दिए गए, उन पर क्यों ऐतराज था। तो सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों
कारतूसों पर इसलिए ऐतराज था क्योंकि उन पर गाय एवं सुअर की चर्बी का लेप किया जाता था, जो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। यानी जो कारतूस थे उस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप दिया हुआ था। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों? वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें वस्त्र उद्योग है। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालती थी, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के किसानों को नील की खेती करने पर दबाव क्यों डालती थी, वो आपको बताना है। तो 18वीं सदी के अंत तक भारतीय नील की मांग में अब अभूतपूर्व वृद्धि हुई, यानी नील की मांग बढ़ने लगी। कंपनी के वाणिज्यिक एजेंटों तथा अधिकारियों ने नील उत्पादन में निवेश कर दिया था, यानी उसके अंदर पैसे खर्च कर लिए थे। लेकिन नील की खेती भारतीय किसानों के लिए लाभप्रद नहीं थी, यानी हमारे लिए लाभ नहीं थी। इसलिए 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। परिणाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए दबाव डाल देती। वो बोलती कि आप नहीं करोगे, क्यों? करो, उस पर दबाव डाला। अगला प्रश्न, निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन करना है। निर्वाह कृषि को मोटे रूप से दो प्रकार के में विभाजित किया जाता है। यानी निर्वाह कृषि है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम के साथ एक वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती थी। और आदिम निर्वाह कृषि जिसमें स्थानांतरित कृषि और स्थलवासी पशुचारण कृषि शामिल है, इसमें पशु वगैरह चराना वो शामिल है। अगला प्रश्न 16वां, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो उद्योग उद्योग शब्द का तात्पर्य उन समस्त आर्थिक गतिविधियों से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। कच्चा माल आधारित उद्योग कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों को निम्न 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कच्चा माल के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। उसमें से कृषि आधारित उद्योग, ये उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे डेयरी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये जंतुओं पर निर्भर है। अगला उद्योग खनिज आधारित उद्योग, ये उद्योग खनिज एवं का उपयोग कर कच्चे माल के रूप में, जैसे कि लौह इस्पात आदि उद्योग है। अगला समुद्र आधारित उद्योग, ये उद्योग समुद्र से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे कि मत्स्य का तेल, मत्स्य यानी मछली का तेल। अगला वन वन आधारित उद्योग, ये उद्योग वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लुगदी, कागज उद्योग आदि। अगला प्रश्न अगला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए और उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई दो राय दे। तो उस पर दो राय ये, उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा था। इन पाठशालाओं में अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए, लेकिन गरीब घरों के बच्चे कटाई के मौसम में खेतों में काम करने जाने के लिए कारण स्कूल नहीं आ पाते थे। इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता था। नहीं, बच्चे खेतों में काम करने जाते थे क्योंकि गरीब घर के बच्चे थे। प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं में अध्ययन अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते थे, क्योंकि दो कारण थे। क्या? विद्यालय गरीब बच्चे परिवार को आर्थिक असमता के कारण जारी न कर पाते थे, यानी पढ़ाई जारी नहीं कर पाते, नहीं आगे पढ़ नहीं सकते थे। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली का अभाव होने से इन क्षेत्रों में बच्चे आगे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, यानी स्कूलों का अभाव। यानी माना कि 500 तक बड़ा एक बच्चा एक क्लास में पढ़ा एक गांव में, और दूसरों को दूसरी 10 किलोमीटर जाना तो वो
नहीं जा पाते थे, क्योंकि वहाँ उस समय उनके पास पैसे भी नहीं होते थे। आगे जो ये प्रश्न है, ये बहुत बड़े प्रश्न है, ये निम्नतम है, ये आपको 18-19वां, ये आप देखते जाओ, ये आपको रोक रोक के याद कर लेना है। ये 20वां इसके अंदर नक्शा दिएगा, ये आपको याद कर लेना है।